स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम साइबर लॉ के इन कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नोट्स का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। साइबर लॉ के जो डेंस भारी भरकम लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें हम बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर इस डिजिटल एज के लिए एक परफेक्ट सर्वाइवल गाइड बनाएंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए, साइबर लॉ का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या? ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद गहरी चुनौती है। जो कानून भौतिक यानी जियोग्राफिकली बाउंड हैं, जो फिजिकल सरहदों के अंदर काम करते हैं, उन्हें इस बॉर्डरलेस वर्चुअल दुनिया पर कैसे लागू किया जाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे आज के इस विश्लेषण का जो सोर्स मटेरियल है ना, वो काफ़ी विस्तृत है। इन नोट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेकर ई कॉमर्स तक करीब 5 डिटेल्ड मॉड्यूल्स हैं और इनमें पूरे 45 घंटे का एक बड़ा करिकुलम समाया हुआ है। इस विश्लेषण में हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाएंगे। यहाँ इन 6 अहम विषयों पर बात होगी। पहला, साइबर स्पेस और लीगल फ्रंटियर्स। दूसरा, द आईटी एक्ट रूल बुक। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन। चौथा, ई कॉमर्स एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स। पांचवा, नेविगेटिंग साइबर क्राइम्स। और आखिर में, रिजॉल्विंग डिजिटल डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले भाग से, साइबर स्पेस एंड लीगल फ्रंटियर्स। अगर हम कंप्यूटिंग के इतिहास पर नजर डालें तो 1969 के आरपा नेट से लेकर 1989 में टिम बर्नर्स-ली के वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार तक ये सफ़र सच में बेहद तेजी से गुजरा। रफ्तार इतनी तेज थी कि हमारे जो पारंपरिक कानून थे, उन्हें इस नई तकनीक के साथ कदम मिलाने में सच में पसीने छूट गए। टेक्नोलॉजी तो कानून बनाने की रफ्तार से कहीं आगे निकल चुकी थी। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, साइबर स्पेस और वेब स्पेस दोनों एक नहीं हैं। साइबर स्पेस तो एक बहुत बड़ा पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसमें सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स आते हैं, लेकिन वेब स्पेस वो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल्स के जरिए एक्सेस होता है। यही वो जगह है जहाँ हमारी रोजाना की कमर्शियल और सोशल इंटरैक्शंस होती हैं। अब एक बड़ा सवाल, नए कानून बनाएं या पुराने ही लागू करें? साइबर जूरिस्प्रूडेंस इस नए फ्रंटियर को मुख्य रूप से 3 नजरियों से देखता है। पहला है डॉक्ट्राइनल अप्रोच, यानी पुराने ऑफलाइन कानूनों को ही सीधे ऑनलाइन लागू कर देना, जैसे डेफेमेशन लॉज। दूसरा है कंसेंशुअल अप्रोच, जो सेल्फ रेगुलेशन और इंडस्ट्री के आपसी समझौते पर जोर देता है। और तीसरा है रियल अप्रोच, ये पूरी तरह से एक नए साइबर स्पेस स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क की वकालत करता है, जिसका एक बढ़िया उदाहरण है UNCTRAL मॉडल लॉ। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द आईटी एक्ट रूल बुक, हमारा डिजिटल संविधान। यूनाइटेड नेशंस के अनसिट्रल मॉडल लॉ पर आधारित हमारा आईटी एक्ट बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ बनाया गया था। इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर्स को कानूनी मान्यता देना ही नहीं है, यह ई कॉमर्स को बढ़ावा देता है, साइबर क्राइम्स को रोकता है और हाँ, सेक्शन 75 के तहत एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी लागू करता है। मतलब अगर भारतीय कंप्यूटर्स के खिलाफ देश के बाहर से भी कोई अपराध होता है तो यह कानून वहां भी पूरी तरह से लागू होगा। है ना कमाल की बात? और ये एक्ट काम कैसे करता है? ये पूरी तरह से पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है। यहाँ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके एक डिजिटल सिग्नेचर बनता है, बिल्कुल किसी अटूट मैथमेटिकल वैक्स सील की तरह। पहले डॉक्यूमेंट को हैश किया जाता है, फिर भेजने वाले की प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट होता है और आखिर में रिसीवर उसे पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके चेक करता है। ये 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन। डिजिटल एसेट्स को कैसे बचाया जाए? यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट निकल कर आता है। भारत में सेक्शन 3K के तहत पूरे सॉफ्टवेयर कोड और मैथमेटिकल मेथड्स को आप आइडिया के तौर पर पेटेंट नहीं करवा सकते। लेकिन घबराने की बात नहीं है, उस कोड का एक्सप्रेशन ऑटोमैटिकली कॉपीराइट एक्ट के तहत लिटरली वर्क्स की तरह सुरक्षित हो जाता है। और पता है ये सुरक्षा कब तक रहती है? लेखक के पूरे जीवन काल और उसके बाद भी पूरे 60 सालों तक। और डोमेन नेम्स का क्या, जिसे हम सिर्फ किसी वेबसाइट का आम पता समझते हैं, दरअसल वो एक बेहद कीमती डिजिटल रियल एस्टेट है। 2004 का एक लैंडमार्क केस था, सत्यम इन्फोवेव वीएस सिफनेट सॉल्यूशंस। इस केस ने ये स्थापित कर दिया कि साइबर स्क्वॉटिंग यानी किसी और के फेमस डोमेन नाम का गलत इस्तेमाल करना, इसे ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क प्रिंसिपल्स और पासिंग ऑफ डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके बिल्कुल भौतिक दुनिया की तरह ही कोर्ट में लड़ा जा सकता है। चलिए अब चौथे भाग की बात करते हैं, ई कॉमर्स एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स।
फिजिकल और वर्चुअल दुनिया के बीच का ये जो फासला है ना, इसे आईटी एक्ट के सेक्शन 10A ने बहुत ही खूबसूरती से मिटाया है। जहां पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स में भौतिक दस्तावेज और इंक सिग्नेचर की जरूरत होती है, वहीं पेपरलेस ई कॉन्ट्रैक्ट सीधे सेक्शन 10A से कानूनी मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि इंटरनेट पर किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक ऑफर और एक्सेप्टेंस की कानूनी वैल्यू कागज पर लिखे गए शब्द के बिल्कुल बराबर है। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं? नोट्स के मुताबिक मुख्य रूप से 3: श्रिंक रैप, क्लिक रैप और ब्राउज रैप। यहाँ कानूनी सच्चाई ये है कि किसी वेबसाइट पर सिर्फ एक छोटे से आई अग्री बटन पर क्लिक करना ही लीगली बाइंडिंग क्लिक रैप अग्रीमेंट बना देता है। हालांकि ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां टर्म्स बस वेबसाइट पर कहीं पोस्ट की होती हैं, उन्हें लागू करना कानूनी रूप से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां यूजर को एडिक्वेट नोटिस मिलना जरूरी है। अब आते हैं इस कहानी के थोड़े डार्क साइड पर। 5वां भाग, नेविगेटिंग साइबर क्राइम्स। आईटी एक्ट अपराधों और सजा का एक पूरा एस्केलेटिंग स्केल प्रस्तुत करता है। जैसे सेक्शन 43 के तहत किसी कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस करने पर 1 करोड़ रुपए तक का भारी सिविल जुर्माना लग सकता है। वहीं आइडेंटिटी थेफ्ट यानी सेक्शन 66 के लिए 3 साल की कैद तय है। और बात अगर साइबर टेररिज्म जैसे संगीन अपराध की हो, तो सेक्शन 66F के तहत आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा तय की गई है। कानून यहाँ बेहद सख्त है। लेकिन इस सब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल है? यहाँ सेक्शन 79 एक बेहद जरूरी ढाल यानी सेफ हार्बर का काम करता है। जब तक ये इंटरमीडियरीज न्यूट्रल रहते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं और गवर्नमेंट टेकडाउन नोटिसेस पर तुरंत अमल करते हैं, तब तक उन्हें किसी थर्ड पार्टी यूजर के कंटेंट के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इन कानूनी सिद्धांतों को असली दुनिया से जोड़कर समझना बहुत जरूरी है। 2001 का ऋतु कोली केस देखिए। ये भारत के पहले साइबर हैरेसमेंट केसेस में से एक था। इस मामले में आरोपी ने पीड़ित की पर्सनल डिटेल्स ऑब्सीन चैट रूम्स में डाल दी थी। फिर क्या हुआ? उसे आईपी एड्रेस के जरिए ट्रेस किया गया और आईपीसी सेक्शन 509 के तहत चार्ज किया गया। इस केस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इन थ्योरेटिकल लॉज को रियल वर्ल्ड साइबर बिहेवियर पर मैप करने की कितनी ज्यादा जरूरत थी। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी भाग, रिजॉल्विंग डिजिटल डिस्प्यूट्स। इन सब बातों के बीच एक सबसे क्रिटिकल टेकअवे जो हमेशा याद रखना चाहिए, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B। ध्यान दीजिए, जब तक किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल द्वारा साइन किया गया सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइननेस मौजूद ना हो, तब तक कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड किसी भी कोर्ट में कानूनी सबूत नहीं माना जाएगा। ये सर्टिफिकेट अब पूरी तरह से मैंडेटरी है। बिना इसके डिजिटल एविडेंस की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं है। अब ट्रेडिशनल कोर्ट्स तो काफी धीमे होते हैं, तो साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी कैसे सुलझें? इसका भविष्य अब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ODR प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर करता है। यहाँ ईमेल नेगोशिएशन, ई-आर्बिट्रेशन और ऑनलाइन मीडिएशन का इस्तेमाल होता है। आरबीआई ने तो फिनटेक और पेमेंट डिस्प्यूट्स के लिए ODR को अनिवार्य भी कर दिया है। वहीं इंटरनेशनल डोमेन कॉन्फ्लिक्ट्स को वाइपो आर्बिट्रेशन के जरिए हैंडल किया जाता है। ये प्रक्रिया काफी फास्ट और मॉडर्न है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि कानून बनाने की रफ्तार काफी धीमी है। जब AI और ब्लॉकचेन जैसे इनोवेशंस कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की इन पुरानी परिभाषाओं को तेजी से पीछे छोड़ रहे हैं, तो आखिर हमारी कानूनी प्रणाली इन ऑटोनोमस डिजिटल एंटिटीज को गवर्न करने के लिए खुद को कैसे अडॉप्ट करेगी? ये एक ऐसी अहम चर्चा है जिस पर आगे बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि याद रखिए, साइबर स्पेस कभी ठहरता नहीं है और ना ही इसके कानून।